दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज जैसा कि मकर संक्रांति का पर्व है, तो सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मकर संक्रांति पर। और आपके जीवन में नए उमंग और ऊर्जा का संचार हो, यही दुआ करती हूँ मैं। और आपकी सारी विषय पूरी हो, आप सफलता पाएं आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने में। और इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए सही टाइम पे। और जो भी फ्रेंड हैं हिंदी क्षेत्र से संबंधित हैं तो उन्हें भी अपने दोस्तों को तो पहुंचाएं ये वीडियो, उनको भी हेल्प मिलेगी। और TRE 4 के लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और साथ ही अन्य राज्य से जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी क्षेत्र से, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन का आज का पहला जो प्रश्न है वो देखने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो ये जो है ये कथानक से संबंधित है। अभिज्ञान शब्द जो है ये अरस्तु के मान्यता में आया हुआ है। और ये शब्द जो है ये यूनानी भाषा के ग्योनिरिसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। तो ध्यान रखना है अभिज्ञान मीन्स क्या होता है, क्योंकि कभी कभी अर्थ को भी पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर ये BPSC TRE में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो ये जो है कि कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? तो चलिए पहला ऑप्शन है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कहा है इन्होंने। दूसरा ऑप्शन में है कि उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, तो ये तो होगा। और व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है, ऐसा नहीं है। तो 1 और 3 होंगे, तो 1 और 3 सी ऑप्शन में है आपका, तो ये सी जो है ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपका जो है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है और उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। तो 1 और 3 है जो कि नई कहानी के बारे में कमलेश्वर ने कही है। यहाँ पर देख लें थोड़ा सा और फैक्ट है इनके बारे में। नई कहानी का जो नाम है ये दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग में लाया था, जो कि नई कहानी का जन्म माना जाता है 1956 ईस्वी। और नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर को माना जाता है, ध्यान रखना है। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया है और पूर्ववर्ती कहानियाँ पूर्वाग्रह से युक्त होती थी, लेकिन नई कहानियाँ जो थी वो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त थी। नई कहानी पर शास्त्र के अस्तित्ववाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो ये है नई कहानी का पूरा लेखा जोखा। आप शॉर्ट रिवीजन इसको मान सकते हैं एक तरह से कि नई कहानी के प्रवर्तक कौन है, नई कहानी का उद्भव कब किया गया है या कब माना जाता है, नई कहानी के प्रवर्तक में कौन कौन आते हैं और नई कहानी का इसका जो विशेषताएं हैं वो क्या है, तो सभी को हमने एक स्लाइड में देख लिया है। तो एक इस तरह से अगर आप रिवीजन करते हैं तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी से समझेंगे और बतौर आप जो MCQ करते हैं उससे ये काफ़ी बेहतर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ये है जन्म वर्ष के अनुसार पूछा गया है। यहाँ देखिए कि रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, लेकिन यहाँ कोई भी रचना नहीं दी गई, यहाँ रचनाकार हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से मिस्टेक है यहाँ पर कि रचनाओं का बोला गया है लेकिन यहाँ पे रचनाकार हैं। तो यहाँ पर सीधे आप देख सकते हैं, आप यहीं पर देख लें क्योंकि रचनाएं नहीं हैं।
तो बाल मुकुंद गुप्त जो हैं ये 1865 ईस्वी में जन्म हुआ है, मृत्यु जो 1907 में हुआ है। अब देखिए कि 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ है और उसी टाइम पीरियड में बाल मुकुंद जी का निधन हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से कोरिलेट करके आपको ध्यान में रखना है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं ये 1881 में इनका जन्म हुआ है और 1939 में इनकी मृत्यु हुई है। रामदरस मिश्र 1924 और विवेकी राय भी 1924 में जन्मे हैं और 16 में इनका देहांत हुआ है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग में जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो ये सिद्ध साहित्य की यहाँ पर बातें हो रही है। सिद्ध साहित्य में सिंधों में पंचमकार जैसे कि मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये पंचमकार इसको माना जाता है सिद्ध साहित्य में। और जो पंचमकार की दुष्वृत्ति को देखने को मिलती है और साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल जो था ये 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य में था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है और अगर इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये 14वीं सदी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि इसकी विशेषताएं क्या है। और ये जो है पंचमाकार जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन ये सारे सिद्ध साहित्य में थे ये। तो इसीलिए जिस तरह जो नाथ साहित्य आए उन्होंने इसका विरोध किया था और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए कि सिद्ध साहित्य की विशेषताएं जो हैं, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर दृढ़ विश्वास था। गुरु महिमा का इसमें प्रतिपादन किया गया था। बाह्य आडंबरों, पाखंडों की कटु आलोचना और रहस्यात्मक अनुभूति जन भाषा का इसमें प्रयोग की गई थी। तो ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं ध्यान में रखना है। और इसके जो पहले जो कवि कहलाए थे वो कौन थे? तो शरहप्पा थे। ठीक है, शरहप्पा। और इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने। और इनका एक रचना है, क्या नाम है? तो इनका रचना का नाम है दोहा कोश। ध्यान रखना है, दोहा कोश। और इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 669 ईस्वी के आसपास था, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल बताना है। तो यहाँ 2 ही ऑप्शन दिया गया है, तो बाकियों को भी देखना होगा। तो देख लेते हैं, तो यहीं पर सीधा देख लें आप, ज़्यादा आसानी होगी आपको। देख लीजिए कि केशव की काव्य कला जो कि कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है, गुप्त की कला सत्येंद्र का है, पद्माकर की काव्य साधना ये अखोरी गंगा प्रसाद सिंह का है, प्रसाद की काव्य साधना जो कि रामनाथ लाल सुमन जी का है। आप देख सकते हैं कि 2021 जो मर्ज सेशन हुआ था ये उसी टाइम पीरियड में पूछा गया प्रश्न है। और धीरे धीरे प्रश्नों का जो लेवल है, पैटर्न है, किस तरह से नई रचनाओं को, नए कवियों को यहाँ पर लेखक को डाला जा रहा है, तो उसी तरीके से आपको अभी तैयारी करना है, चाहे आप यूजीसी नेट के अभ्यर्थी हो या फिर अन्य एग्जाम के। तो अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 25 में, जो जनवरी में हुआ, उसका भी प्रश्न इसमें मैं कराने वाली हूँ, लेकिन उससे जो सीरियल वाइज आ रहा है उसको मैं पहले खत्म करूँगी। चलिए अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्रकृत उपन्यास जो है धरती धन नापना की अंतः वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर दलित जीवन की इसमें कथा का वर्णन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र सॉरी दोस्तों,
चलिए, क्या दिया गया है कि जगदीश चंद्र कृत उपन्यास जो है धरती धन्नापना में चित्रित किया गया है। क्या? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की जो कथा है उसका वर्णन धरती धन्नापना में किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन्नापना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और इनके अन्य उपन्यास को भी देख लें साथ में। यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, कभी ना छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, नरक कुंड में टुंड्रा लाट 1978, नरक कुंड में वास 1994। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लहना सिंह जो होगा ये उसने कहा था 1915 की ये रचना है, यानी कि कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसके बाद लतिका जो है ये परिंदे कहानी में शामनाथ, चीप की दावत और पीर बख्श जो होंगे ये पर्दा में होंगे। तो ए का जो है 4 होगा, एक ही ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया। वैसे देखिए कि पर्दा जो कहानी है ये यशपाल का है, ये 1944 की है कहानी। परिंदे 1960 होगा। चीप की दावत भीष्म शाहनी जी का है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी का है। चलिए अगला प्रश्न है, बकरी नाटक से संबंधित सभी सही तथ्य को बताना है। तो ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये तो होगा ही। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। इनके गीत साधारण कोटि के हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, उच्च कोटि के भी माने जाते हैं। और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, तो ये होगा। तो 1 और 4 होगा आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो 1 और 4 ही होगा। तो देखिए कि इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है और दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य है। बकरी नाटक किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कृति है और सक्सेना जी जो हैं जनवादी नाटककार माने जाते हैं। इनके नाटक जो हैं लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। ये 3 नाटक हैं इनकी। बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ ये 1981 है। ठीक है, कब की है? 1981 ईस्वी है, तो ध्यान रखना है। बकरी नाटक 1975 ईस्वी में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। इसमें 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य शामिल हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में की गई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण किया गया है। तो ये बकरी नाटक के लिए जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि इसमें क्या क्या शामिल है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? तो ये जो है मानव भविष्य की रक्षा के प्रति इनका चिंता बना है। और अंधा युग जो है ये 1955 यहाँ पर होगा, 1955 का नाट्य कृति है और ये धर्मवीर भारती जी का है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया है। इसके पात्र महाभारत कालीन हैं। कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय, गंधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से ही लिए गए हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं और पात्र हैं। आगे प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ये संध्या भाषा, क्योंकि ये जो है सिद्ध साहित्य की भाषा है, विशेषताएं हैं। और क्या पाई जाती है घनानंद में, वो देख सकते हैं। भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता और उक्ति वैचित्र्य, ये पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या नहीं पाई जाती है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम और विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता तथा उक्ति वैचित्र्य की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्तियां है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और संध्या भाषा की, जैसा कि मैंने बताया, ये सिद्ध साहित्य में प्रयोग की जाती थी भाषा, तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन और कारण है।
कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, बिल्कुल। और ये जो कोटेशन है ये शुक्ल जी का कोटेशन है, चिंतामणि से कविता क्या है से ली गई है, ध्यान रखना है। आगे है, कारण मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है, ये भी शुक्ल द्वारा कहा गया है और दोनों ही यहाँ पर सही हैं। और आर जो है ये ए की सही व्याख्या कर रही है, तो दोनों सही होगा यहाँ पर। तो देखिए ए ऑप्शन आपका सही है, दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रही है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है, तो इसमें माजुली आएगा और बहता पानी निर्मला, तो 1 और 4 होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। इसके अंतर्गत सम्मिलित यात्रा वृतांत कौन कौन सा है, तो परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, माजुली, बहता पानी, निर्मला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, निर्मल होगा, निर्मला दे दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो उदिता है, चांद का मुँह टेढ़ा, चिंता, संसद से सड़क तक, तो इसमें सभी कवियों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले जो होगा यहाँ पर चिंता होगा, जो कि 1924 की है, तो चिंता होगा। तो थर्ड है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो डी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर देख लें आप आसानी से, चिंता जो है 1924 की है, जो कि अज्ञे द्वारा कृत है। चांद का मुँह टेढ़ा 1964, जो कि मुक्ति बोध का है। और संसद से सड़क तक 1972, जो कि धूमिल जी का है। और उदिता 1980, जो कि शमशेर सिंह बहादुर जी का है। तो ये इनके काव्य संग्रह हैं, तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं, तो सबसे पहले कौन कौन से पात्र हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कौन से हैं वो आप देख लें, क्योंकि इसमें पॉजिटिव को भी देखना है और निगेटिव पॉइंट को भी देखना है। अगर आपको समझ ले कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी कहानी के पात्र नहीं है, तो अगर आप नहीं जान रहे कि कौन से नहीं है, लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि कौन से हैं, तो आप आसानी से आप आंसर सही कर सकते हैं। अब देखिए कि महमूद और मोहसिन ये तो हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 ही ऑप्शन दी गई है, तो क्या हो जाएंगे, तो जुम्मन शेख और जो भजन सिंह, ये आपके सही आंसर होंगे, क्योंकि ये ईदगाह के पात्र नहीं है। जुम्मन शेख तो पंच परमेश्वर के पात्र हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन प्रेमचंद्र के ही पात्र हैं। तो 1 और 3 राइट होगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। ईदगाह कहानी के जो पात्र हैं ये अमीना, जो कि दादी है, हामिद जो कि पोता है, मोहसिन जो कि दोस्त है, महमूद दोस्त है, नूरे दोस्त है, समी दोस्त है, और जुम्मन शेख जो है पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देख लें कि नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं, तो यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। और 12 मासा की शुरुआत जयसी ने की है, नहीं इससे भी पहले हुआ है। जयसी ने ज्येष्ठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, बिल्कुल नहीं। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, तो 1 और 4 होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, मलिक मोहम्मद जायसीकृत पद्मावत, इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1540 ईस्वी है। महाकाव्य है, ये ध्यान में रखना है। महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कृष्ट जो है देखने को यहाँ पर मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसा जो व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है, नागमती वियोगखंड में 12 मासा वर्णन है, साथ साथ नागमती के आंसुओं से जो है सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है, ऐसा जयसी का कहना था। नागमती के संदर्भ में और पंक्तियों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और देखिए कि इसे आपको खुद पढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं ये सारा पढ़ के फिर आपको आंसर बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और थोड़ा सा ये खुद आपको प्रैक्टिस इस पर करना होगा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस पर जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अब देखिए कि आपके 6 to 8 में भी ये 2 पूछे जा रहे हैं, 9 10 में भी पूछे जा रहे हैं 2 पैराग्राफ, और 11 12 में भी पूछे जा रहे हैं 2 पैराग्राफ।
तो यहाँ से आपको अच्छे खासे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो इसे आप अवश्य खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए कि ये तो यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र है, लेकिन इसी तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पैराग्राफ पूछे जाते हैं, आपके बीपीएससी तैयारी 4 में भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इसे करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि इसे खुद से प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, और एक दिन में आप 2-3 सेट तो अवश्य ही बनाएं। और जैसे ही आप बनाना शुरू करेंगे वैसे ही आपका अच्छा खासा पकड़ इस पे होने वाला है, और आप आसानी से इसमें नंबर ले जाएंगे। तो चलिए ये जो है सीधे चलते हैं, क्योंकि पैराग्राफ लंबा है। तो प्रश्नों को सीधे देख लेते हैं, इससे भी अनुमान लग ही जाता है। हमारा वर्तमान साहित्य, अब देखिए कि क्या है, तो सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, ये इसमें दिया गया है। तो डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर थोड़ा देख लें आप कि हमारा वर्तमान साहित्य जो है सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। ये कहना है इस पैराग्राफ के अनुसार। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ स्वच्छ नहीं है। सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला छोड़ना होगा। सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए समाज के हर व्यक्ति के अंदर निष्ठा के साथ इच्छा का भी होना जरूरी है, जो कि सही बात है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये साहित्य का ही पूरा पैराग्राफ दिया गया है कि क्या है नहीं है। किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब क्या होगा, जब उस देश के लोग सचरित्र होंगे, उस देश में सत साहित्य हो। ये बी ऑप्शन आपका राइट है इसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि साहित्य ही मनुष्य को भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है, और तभी उसका बाह्य रूप भी साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। तो आप ऐसे भी अगर नहीं भी पढ़िएगा तो ऐसे भी आप कहीं ना कहीं खुद से लगा ही सकते हैं सही आंसर को। अदम्य आकांक्षा के बिना क्या होता है, तो विद्या व्यर्थ है और साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि साहित्य की साधना तब तक बंध रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अदम्य आकांक्षा जागृत ना कर दें जो सारे मानव समाज को भीतर से और बाहर से सुंदर तथा सम्मान योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रहे। अगर वह आकांक्षा जागृत हो सके तो इसमें हमसे प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को अवश्य संग्रह कर लेंगे जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक है। तो ये साहित्य के बारे में रही बात आपकी। तो साहित्य प्रेमियों के लिए भी इसे पढ़ना चाहिए पैराग्राफ को कि क्या है नहीं है, वर्तमान समय की स्थिति क्या है, साहित्य को दृष्टिकोण में रखें। आगे है कि इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योआश्रित बातों का मूल है। मूल क्या है, अब देख लें कि क्या है कि अन्योआश्रित बातों का मूल है साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंकृत और उन्नत बनाना, क्योंकि हमारे देश में नाना भांति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है, जबकि हमारे समाज का आधा अंग पर्दे से ढका हुआ है। तो ये वास्तविकता है वर्तमान समाज की, जो कि इस पैराग्राफ के अनुसार आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और आप प्रैक्टिस के अनुसार ही सीख पाएंगे इस पैराग्राफ को कैसे हल करना है। आगे है साहित्य साधना की अनुवर्णता का कारण है। क्या है, तो देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव, ये है साहित्य साधना की अनुवर्तता का कारण। ठीक है, अब देख लें कि साहित्य साधना की अनुवर्तता का कारण है देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव होना। किसी देश का निवासी साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर साहित्य साधना के पथ पर निकल पड़ेगा,
जिससे वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। साहित्य साधना की अनुवर्तता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। और ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब तो देखिए कि प्रथम पैराग्राफ जो है पहला वो ख़त्म हो चुका। अब दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की बात की जा रही है, कल्पना की बात की जा रही है और इसको देखना है। तो ये जो है भारतीय काव्य शास्त्र से कहीं न कहीं रिलेट कर रहा है ये पैराग्राफ। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। क्या है कि प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सी है कि अनुसंधान नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। ये इस पैराग्राफ के अनुसार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया है। तो भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। अब देखिए यहाँ भाव की यानी कि हृदय की बात की जा रही है, ठीक है, और यहाँ ज्ञान यानी कि मस्तिष्क की बात हो रही है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप कैसे ज्ञान व्यापार संचालित कर सकते हैं? तो ये सही नहीं है खुद में ही। अब देखिए कि क्या सही है वो देखना है। भाव या कल्पना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सामग्री को संयोजित करती है, संयोजित कर सकती है, लेकिन यह संचालित करने की बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट है दोनों एक दूसरे से। नए विचारों वैज्ञानिक विवेचनों के परिप्रेक्ष्य में कवि को अपनी सृजना शक्ति को समृद्ध करना आवश्यक है, ये भी होगा। भाव का प्रसार ज्ञान के प्रसार के भीतर है। अब देखिए कि ये इसमें और इसमें क्या ही अंतर है। देखिए दोनों में क्या अंतर है। इसमें भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है, ठीक है, और डी ऑप्शन है कि भाव का प्रसार ज्ञान के प्रसार के भीतर ही समाहित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसीलिए बी जो है ये गलत होगा, लेकिन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन सही है। हमारे जमाने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना अति आवश्यक है। तो ये तो सही होगा बी ऑप्शन। तो वही है। थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। क्योंकि आज के मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसात्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है, अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपका सही होगा। आगे है, प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर सही नहीं है पूछा गया है। तो ज्ञान प्रसार के दायरे में भाव प्रसार परे है। आप देख लिए कि ये सही है कि उसके अंदर ही समाहित है, तो ये परे यानी कि उससे अलग थलग है, तो ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बाकी देख ले आप जो कि सही है। ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार परस्पर संबंधित है। अब देख लेंगे आप परस्पर संबंधित है और यहाँ पर परे दिख रहा है यानी अलग है, ठीक है। तो एक तो सही होगा। अगर ये सही है तो ये खुद ब खुद गलत हो जाएगा। ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है, जैसा कि पहले ऑप्शन में आप देखें, तो ये बिल्कुल सही है। ज्ञान की स्थिति भाव की स्थिति की पूर्ववर्ती है यानी कि पहले आती है, तो ये भी सही है। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और इसमें आज का लास्ट प्रश्न है। क्या है? प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं, तो बिल्कुल सही है। अब देख लें यहाँ का, क्योंकि मनुष्य के अंतःकरण का विकास जब हुआ तो मनुष्य की सभ्यता में भी विकास हुआ और साथ साथ मनुष्य का ज्ञान जो बुद्धि है वो व्यवसात्मक होता गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो देखें कि पहले जो है साहित्य पे पूरा पैराग्राफ था, उसके बाद बुद्धि और हृदय की बात की गई है और उसमें व्यावसायिक जो विचार हैं वैज्ञानिक विवेचन है वो सारे चीज को दूसरे पैराग्राफ में दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दृष्टिकोण को भी समझने के लिए इस तरह के पैराग्राफ पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो ये सही बात है।
कि आप जैसे ही पैराग्राफ को समझते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस होती है आपकी, तो उससे आपका समझ को भी विकसित होता है। तो इसीलिए इस तरह के पैराग्राफ जो है वो दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छी पैराग्राफ थी दोनों ही। तो इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसमें नंबर अच्छे खासे उठा सकते हैं। आप पूरा जो नंबर है वो ले सकते हैं। तो इसलिए इस पर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये खुद से करने वाली चीज़ है। जितना आप कीजिएगा उतना आपका जो है ये इस पर पकड़ होते जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो बने रहें इस चैनल के साथ, अपने इस फैमिली के साथ, और फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।